हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं हमला का एपिसोड नंबर 2। कुछ देर बाद देवराज चौहान ने सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद करके सिगरेट सुलगाने लगा। देवराज चौहान एक बार पहले भी सोहन लाल के साथ यहाँ आया था। यही वजह थी कि देवराज चौहान ने कार यहाँ रोकी थी। दाईं तरफ सड़क पर गंदी सी पुरानी बस्ती थी जहां से सोहनलाल गोलियां लेकर आता था। जा मर, जगमोहन ने मुंह बनाकर कहा। सोहनलाल ने उसे देखकर दांत फाड़े। फिर देवराज चौहान से बोला, जरा नोट देना, 1000 दे देना। क्या? जगमोहन भड़क सा उठा। तू इस घटिया काम के लिए भी नोट हमसे लेगा? तेरे से तो नहीं मांग रहा। एक ही बात है, मैं। जगमोहन गहरी सांस लेकर चुप हो गया, क्योंकि तब तक देवराज चौहान ने 1000 रुपए निकालकर सोहनलाल को दे दिया था। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद, मैं अभी आया, कहने के साथ ही सोहनलाल ने कार का दरवाजा खोल दिया। भगवान करे सड़क पार करते समय कोई ट्रक तेरे को रगड़ दे, जगमोहन भुनभुना कर क्या उठा। ऐसा हो गया तो फिर गोल्ड वॉल्ट का दरवाजा कौन खोलेगा? बाहर निकलकर सोहनलाल हंसा। तेरे मर जाने से दुनिया रुक नहीं जाएगी। जगमोहन का स्वर कड़वा ही था। दुनिया तो नहीं रुकेगी, अलबत्ता गोली वाला सोहनलाल कहीं नहीं मिलेगा, कहने के साथ ही सोहनलाल सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता चला गया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। इस काम के लिए तुम उसे पैसे क्यों देते हो? यह गोली वाली सिगरेट पीने की आदत को छोड़ नहीं सकता। गोली तो इसे चाहिए ही सिगरेट में मिलाकर पीने के लिए। मुझसे पैसे नहीं लेगा तो कहीं और से इंतजाम कर लेगा। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मेरे पैसे न देने से इसका भला होता तो मैं कभी ना दूं। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर सोहनलाल को देखा, जो सड़क पार करके पुरानी गंदी बस्ती की गली में प्रवेश करता नजर आ रहा था। एक बात तो मानने वाली है, इसकी उंगलियों में जादू है। ताला, वॉल्ट, स्ट्रांग रूम, हर ऐसी चीज को खोल लेता है जो दूसरे नहीं खोल सकते। अगर यह ठीक से चला होता तो आज इसके पास दौलत का ढेर होता। पैसा आते ही उसे खत्म करने पर आमादा हो जाता है और जल्दी ही खाली होकर बैठ जाता है, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। यह बात तो है ही, लेकिन यह बात भी सच है कि उंगलियों में जादू होने के बावजूद भी सोहनलाल अपने दम पर किसी बड़े काम को अंजाम देने की हिम्मत नहीं रखता। किसी काम के लिए योजना नहीं बना सकता, योजना की घेराबंदी नहीं कर सकता। इसे हर हाल में दूसरों का सहारा चाहिए ही चाहिए। यह बात भी है। देवराज चौहान कष्ट लेकर खिड़की से परे देखने लगा। यह बात आज पहली बार हुई है कि तुमने अपना काम छोड़कर थापर का काम करने का इरादा बना लिया। थापर की बात को मैं सख्ती से इनकार नहीं कर सकता था, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि मंगोलिया में थापर ने बिना किसी लालच के मेरा साथ दिया था। कई बार जान पर भी खेला था। ऐसे में उसने पहली बार मुझे किसी काम के लिए कहा है। पक्की तरह उसे इनकार करना अच्छा नहीं लगा मुझे। जगमोहन सिर हिलाकर रह गया। सोहनलाल पतली पतली कई गंदी सी गलियां पार करने के बाद एक मकान के लकड़ी के पुराने से खुले दरवाजे के भीतर प्रवेश करके ठिठका। यह सामान्य साइज का कमरा था, जहां चंद टेबलों पर मौजूद घटिया से नजर आने वाले 10-12 आदमी मौजूद थे, जो कि पीने में व्यस्त थे। एक छोकरा नोट लेकर उन लोगों को सामान सर्व कर रहा था। बातों के दौरान पीने वालों के मुंह से अपशब्द निकल रहे थे। सारे माहौल पर नजर मारकर सोहनलाल आगे बढ़ने को हुआ कि छोकरा उसके पास आ पहुंचा। क्यों उस्ताद, क्या मांगेला है? सोहनलाल ने छोकरे को घूरा। नया आया है, काम की बात कर उस्ताद। छोकरा उखड़ेपन से कह उठा। क्या मांगेला है? अपुन की जन्म पत्री मत पूछ। हट बे। सोहनलाल ने उसे कंधे से पकड़कर एक तरफ किया और आगे बढ़ गया। छोकरा लड़खड़ाया और पास की टेबल से टकरा गया। टेबल पर पड़ी बोतल और भरे हुए 3 गिलास लुढ़क गए। वहां 3 आदमी बैठे थे। शराब टेबल से बहकर उनकी टांगों पर गिरी। एक ने दांत भींचकर उसकी गर्दन पकड़ ली। साले, शराब के साथ साथ हमारे कपड़ों का भी सत्यानाश कर दिया, वह गुर्राया। उस्ताद, छोकरा गर्दन छुड़ाने की कोशिश में बोला, अपुन का मिस्टेक नहीं है। वो उस्ताद ने अपुन को तुम पर धक्का दिएला है। अपुन का काम तो तुमको पिलाना है। गर्दन छोड़ो उस्ताद। किस हरामजादे ने धक्का दिया है? वह पुनः गुर्राया। वो उधर गैला है उस्ताद, चेक शर्ट वाला। छोकरा गर्दन छुड़ाने की कोशिश में बोला। यह ठीक बोलता है। दूसरा साथी दांत भींचकर बोला, उसने मेरे सामने इसे धक्का दिया है। पहले वाले ने छोकरे की गर्दन छोड़ी और बोला, किधर गया है वो उधर गैला है। छोकरा एक हाथ से अपनी गर्दन मसलता हुआ दूसरे हाथ से सामने के दरवाजे की तरफ इशारा करता बोला,
उधर वाले रूम में। तीनों दादाओं की निगाहें मिली। तीसरा, जो अभी तक खामोश था, उसके चेहरे पर सख्ती उभर आई थी। जा तू। तीसरे ने मुंह खोला। नई बोतल लेकर आ, टेबल साफ कर। अच्छा उस्ताद। छोकरा जैसे जान बचाकर भागा। तीनों अपने कपड़े साफ करने लगे। छोकरा फौरन पलट कर आया। जल्दी से उसने टेबल साफ की, नई बोतल सजा दी और 3 गिलासों के अलावा प्लेट भरकर चने सजा गया। तीनों ने गिलास पुनः भरे और एक ही सांस में आधे आधे खाली कर दिए। उस हरामजादे को कुछ अक्ल सिखानी चाहिए, तीसरा खतरनाक स्वर में कह उठा। सूखा सा है, जिस्म में जान नहीं, और हमारा सारा मजा किरकिरा कर गया। वापस आने दे उसे। यहाँ नहीं, बाहर। दूसरों के सामने ठोका पीटी ठीक नहीं। वह चुप कर, उसे यही रगड़ेंगे। अब उन्हें सोहनलाल के वापस आने का इंतजार था। क्या हाल है गुरु? दूसरे कमरे में पहुंचते ही सोहनलाल ने 50 साला उस व्यक्ति से कहा, जो 5 फीट ऊंचे और 6 फीट लंबे काउंटर के पीछे खड़ा था। वहां दुकान जैसा माहौल लग रहा था। काउंटर के पीछे रैकों में शराब, विस्की की बोतलें मौजूद थी। कुछ लोग वहां बैठे पी भी रहे थे और वातावरण में फैले सिगरेट के धुएं में नशे की खुशबू मौजूद थी। पहले कमरे की तरह यहाँ का भी बुरा हाल हुआ पड़ा था। आ सोहनलाल, बहुत दिनों के बाद आया। वह व्यक्ति मुस्कुराया। कहीं और से माल लेना तो शुरू नहीं कर दिया? शायद कहीं चोरी का माल सस्ता मिलता हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सोहनलाल हंसा। या नशा छोड़ दिया? यह बात भी नहीं है। सोहनलाल जेब से गोली वाली सिगरेट निकाल कर सुलगाता हुआ बोला, पिछली बार इकट्ठा माल ले गया था। हर दूसरे दिन माल लेने आना अच्छा नहीं लगता। पिछली बार तो उधार कर गया था 1200 का, याद है? याद है। उस 1200 को एक तरफ ही रहने दे, फिर वसूलना। कहने के साथ ही सोहनलाल ने जेब से 1000 रुपए निकालकर काउंटर पर रखे। या ले ताजा 1000, सारे की गोलियां दे दे। पिछला 1200, उसने 1000 उठाते हुए कहा। अगली बार उधार लंबा मत किया कर, भूलने का खतरा होता है। उसने सोहनलाल को घूरा। सोहनलाल मुस्कुराया। तू मेरा चेहरा भूल सकता है? नहीं। तो समझ ले, मैं तेरा उधार नहीं भूल सकता। जल्दी माल निकाल, मुझे जाना है। वह आदमी थोड़ा सा नीचे झुका और हाथ से काउंटर के नीचे वाले खाने में कुछ टटोलने लगा। कुछ पलों में ही उसने 3 पैकेट से निकाले और काउंटर पर रख दिए। सोहनलाल ने वह पैकेट उठाकर जेब में डाल लिए। तेरा माल हमेशा कम निकलता है। सोहनलाल बोला, 1000 में 900 का माल होता है। मैंने तेरा उधार देना होता तो मैं भी ऐसा ही कहता। वह कड़वे अंदाज में हंसा। जब तू मेरा 1200 वापस देगा, तब तेरे को इस बात का जवाब दूंगा। कैसे देगा जवाब? तेरे सूखे थोबड़े पर अपना हरा घुसा ठोक कर। फिर इंतजार कर। सोहनलाल पलटता हुआ बोला, किस बात का? 1200 की वापसी का। मैं पागल नहीं हूं कि तेरे को 1200 देकर तेरा हरा घुसा खाऊं। कहने के साथ ही सोहनलाल उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया जिससे भीतर आया था। हरामजादा। वह सोहनलाल को जाते देख कर बड़बड़ाया। उधार खाकर डकार भी नहीं मारता। फुर्सत में इसे पिछले वाले कमरे में बंद करके कपड़े उतार कर डंडे से ठोकूंगा। ज्यों ही सोहनलाल उन तीनों की टेबल के करीब से निकला, एक ने तुरंत उसकी टांगों में अपनी टांग फंसा दी। यह सब अचानक हुआ। सोहनलाल खुद को संभाल नहीं सका और संभलने की कोशिश में लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। गिरते ही सोहनलाल के शरीर के कई हिस्सों में पीड़ा की लहरें उठी। वह कराहा। कई बार उसने पीठ को हाथ से मसला, फिर उठा और बारी बारी उन तीनों को देखा, जो कहर भरी निगाहों से सोहनलाल को ही देख रहे थे। यार, क्यों मजाक करते हो? सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी कोई हड्डी चटक जाती तो? तूने कैसे सोच लिया कि अभी तू सलामत रह पाएगा? एक ने कठोर स्वर में कहा। सोहनलाल को उन तीनों के तीरे नजर कुछ ठीक ना लगे। भाइयों, सोहनलाल हाथ जोड़कर बोला, मेरे से कोई खता हो गई है क्या? हरामजादे, एक गुर्रा उठा। तूने छोकरे को धक्का देकर हमारी टेबल पर फेंका। हमारी सारी शराब गिर गई, कपड़े खराब हो गए, खुद को दादा समझता है क्या? अब सोहनलाल सारी बात समझा। आप लोगों को गलत फहमी हो गई है। सोहनलाल ने पुनः हाथ जोड़े। मैंने तो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे जरा सा पीछे किया था, ऐसे में वो आप लोगों की टेबल पर। तूने पीछे नहीं, जानबूझकर छोकरे को हम पर धकेला था। चुप बैठे तीसरे ने दांत भींचे। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, अपनी दादागिरी झाड़ने के लिए किया। कहने के साथ ही उसने शराब का गिलास खाली किया और बोतल से आधा और भर लिया। तीनों को पानी की तरह पीते देखकर सोहनलाल के चेहरे पर तौबा जैसे भाव आए। मैं भला क्या दादागिरी झाड़ूंगा? मेरी हालत देखिए जनाब, मरियल सा तो वैसे ही हूं मैं। कोई गारंटी नहीं कि आज का दिन भी ठीक तरह से निकाल पाऊं। कहाँ मैं और कहाँ आप अशोक की लाट जैसे मोटे तगड़े। मैं भला कैसे सोच सकता हूं कि आपसे झगड़ा कर लूंगा, मुकाबला कर लूंगा? फिर भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो मैं आपसे माफी चाहता हूं।
सोहनलाल ने शराफत से दोनों हाथ जोड़ लिए। तीनों की खतरनाक निगाहें आपस में मिली। बात खत्म सोचकर सोहनलाल पलटा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तीनों की नशे से भरी सुर्ख आंखें सोहनलाल की पीठ पर थी। सोहनलाल दरवाजे के पास पहुंचने ही वाला था और चंद पलों में उसने बाहर निकल जाना था। ठीक तभी एक बदमाश ने जेब से चाकू निकाला और पलक झपकते ही सोहनलाल की पीठ का निशाना लेकर चाकू फेंका। ठीक इसी वक्त किसी अन्य व्यक्ति ने बाहर से भीतर कदम रखा। उसे रास्ता देने के लिए सोहनलाल चलते चलते जरा सा एक तरफ को हुआ और सोहनलाल का एक तरफ होना ही उसे बचा ले गया। बदमाश का चाकू उसकी बगल से निकलकर ठीक उसकी छाती के बीचों बीच जा धंसा, जो भीतर प्रवेश कर ही रहा था। चाकू लगते ही वह व्यक्ति तीव्र झटके के साथ सोहनलाल से टकराया, उसे साथ लिए नीचे जा गिरा। इतने में ही वहां बैठे लोगों में हल्ला मच गया। चाकू लगते ही वह आदमी मर गया था और लाश बना सोहनलाल के ऊपर पड़ा था। हड़बड़ाया सा सोहनलाल उसे अपने ऊपर से हटाने की चेष्टा कर रहा था और इसी चेष्टा में कई बार उसका हाथ उसकी छाती में धंसे चाकू की मूठ पर जा लगा था, जिसकी वजह से चाकू के दस्ते पर यकीनन उसकी उंगलियों के निशान आ गए थे। तभी उन तीनों बदमाशों में से एक आगे बढ़ा और दांत भींचकर बोला, इसी ने चाकू मारा है जो लाश के नीचे दबा पड़ा है। हाँ हाँ, मैंने अपनी आंखों से इसे चाकू मारते देखा है। दूसरा बदमाश करीब पहुंचते हुए क्या उठा, यह चाकू मारकर भाग जाना चाहता था, लेकिन चाकू लगने वाले ने इसे पकड़ा और मरते हुए भी इसे लेके गिरा। उनकी बातें सुनकर सोहनलाल कुछ घबरा सा उठा। मस्तिष्क में एक ही बात आई कि फंसा। चोरी डकैती में फंस जाए तो गंभीर मसला नहीं था, लेकिन यह तो खून का मसला सिर पर आ रहा था, जिससे कि उसका दूर दूर तक वास्ता नहीं था। सोहनलाल ने ऊपर पड़ी लाश को जोर से धक्का दिया और उठकर दरवाजे के बाहर भागने को हुआ कि किसी अन्य शराबी ने उसे कमीज के कॉलर से पकड़ लिया। खून करके भागता कहाँ है? तू चला गया तो पुलिस हमको नहीं छोड़ेगी। तभी उन तीनों में से एक बदमाश खतरनाक स्वर में कह उठा, जब पुलिस पूछेगी तो तब सच बोलेगा, पुलिस को बुलाओ। एक आदमी हाफता हुआ पास पहुंचा। मैंने पुलिस को थाने पर फोन कर दिया है, वे लोग आ रहे हैं। चल तू इधर। कॉलर पकड़ने वाले बदमाश ने सोहनलाल को एक तरफ दीवार के साथ बिठाया और वहां मौजूद दूसरों से कहा, ध्यान रखना इसका, बहुत चालाक और खतरनाक लगता है, कहीं भाग ना जाए। और तीनों में से एक बदमाश दरवाजे के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। भागेगा कैसे? यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ। तभी उस जगह का मालिक वहां आया। पहले लाश और फिर सोहनलाल को इस तरह बैठाया देखकर हड़बड़ा गया। उसकी जगह पर खून हो गया था। पहले से ही पुलिस को हफ्ता देकर गैर कानूनी ढंग से यहाँ का मामला चला रखा था। ऐसे में खून हो जाने का मतलब था कि खुद को बचाने के लिए पुलिस को तगड़ी रकम देनी होगी। उसने सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने उसे देखते हुए इनकार में सिर हिलाया कि उसने हत्या नहीं की। जब उसने की या नहीं, यह तो बात की बात थी। खून तो हो चुका था, पुलिस उसे भी इस मामले में न रगड़ ले, इसके लिए उसके पल्ले से तो मोटी रकम जानी ही जानी थी। 15 मिनट होने को आ रहे हैं, सोहनलाल नहीं आया। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, जबकि उसे तो 5 मिनट में वापस आ जाना चाहिए था। देवराज चौहान भी सोहनलाल की देरी पर यही सोच रहा था। मैं देख कर आऊं? जगमोहन कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। मालूम है कहाँ गया है? मालूम कर लूंगा। जगमोहन कार से बाहर निकलता हुआ बोला। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। जगमोहन सड़क पार करके उस बस्ती में प्रवेश कर गया। 15 मिनट की पूछताछ के बाद जगमोहन ने वह ठिकाना ढूंढ निकाला जहां सोहनलाल था, परंतु दरवाजे पर खड़े बदमाश के कारण भीतर प्रवेश करते करते ठिठका। बदमाश ने सख्त स्वर में कहा, क्या है? शराब की सख्त स्मेल जगमोहन की सांसों से टकराई। अंदर जाना है। चला जाए यहां से, अंदर मर्डर हो गया है, पुलिस आने वाली है, वह पहले जैसे स्वर में बोला। मर्डर के बारे में सुनकर जगमोहन के जिस्म में तनाव उभरा। किसका हुआ है? यहीं खड़ा रहे, पुलिस जब पंचनामा करके लाश ले जाएगी तो मरने वाले को देख लेना, उसने कहा, जबकि दरवाजे के भीतर ही लाश पड़ी नजर आ रही थी जगमोहन को। अंदर जाने दे, जगमोहन ने निर्णायक स्वर में कहा। सोच ले। बदमाश ने अपने दांत दिखाए। भीतर गया तो तेरे को बाहर नहीं आने दूंगा। पुलिस तेरा भी बयान लेगी कि तू यहाँ क्या कर रहा था, तब क्या कहेगा तू? मेरे बयान से पहले तेरे बयान में यह आ जाएगा कि मैं मर्डर होने के बाद भीतर आया, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। यहाँ मौजूद बाकी के लोग भी यही कहेंगे। बदमाश ने दांत फाड़े। बहुत समझदार है तू, आजा, कहते हुए उसने रास्ता दे दिया। जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया। लाश को देखा, फिर उसकी निगाह सोहनलाल पर पड़ी, जो निरीह जानवर की तरह नजर आ रहा था। जगमोहन की आंखें सिकुड़ गई। किसने किया है यह कत्ल?
जगमोहन ने पूछते हुए कईयों पर निगाह मारी। तू क्या पुलिस वाला है जो इतने रौब से पूछ रहा है? पास खड़े एक पियक्कड़ ने हाथ हिलाकर कहा। अगले ही पल जगमोहन का जबरदस्त घूसा उसके चेहरे पर पड़ा। उसके होठों से चीख निकली, टांगे फर्श से उखड़ी और पास की टेबल से टकराकर नीचे जा गिरा। हर किसी की निगाह जगमोहन पर टिक चुकी थी। जगमोहन के चेहरे पर सख्ती नाच रही थी। किसने मारा इसे? जगमोहन की आवाज में इस बार खतरनाक भाव आ गए थे। मामूली सी बात पर झगड़ा काय को करता है? एक कह उठा, जिसने मारा है पकड़ लिया है उससे। वह बैठा है दीवार के साथ, साला भागने की फिराक में था। जगमोहन ने दांत भींचकर पुनः सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने इनकार में सिर हिलाया कि उसने खून नहीं किया। जगमोहन जानता था कि सोहनलाल खामखा खून करने वालों में से नहीं है। खून खराबे से तो वह दूर रहना ही पसंद करता है। किसने देखा इसे खून करते हुए? जगमोहन की नजरें वहां मौजूद लोगों पर फिरी। किसने क्या? उन तीनों में से एक बदनाहर भरे स्वर में कहा, सबने ही देखा है। जवाब में कईयों की गर्दनें हिली। चाकू पर इसकी उंगलियों के निशान भी है। दूसरी आवाज आई। वह तो लाश को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश में मेरा हाथ चाकू पर जा टिका था। जगमोहन ने जल्दी से कहा, यह भी तो तुम लोगों ने देखा है। हमने कुछ नहीं देखा। वह बदमाश दृढ़ता से हंसा। जगमोहन समझ गया कि सोहनलाल लंबा लद गया। यहाँ के लोग उसके खिलाफ नजर आ रहे थे, जबकि जगमोहन को यकीन था कि सोहनलाल ने खून नहीं किया, खामखा ही रगड़े में आ फंसा है। जगमोहन बाहर जाने के दरवाजे के पास पहुंचा, परंतु वहां मौजूद रास्ता रोके बदमाश उसे देखकर दांत फाड़कर हंसा। बाहर जाना है? उसकी आवाज में व्यंग था। हाँ, जगमोहन ने दांत भींचकर उसे घूरा। तू चला गया तो पुलिस को बयान कौन देगा? वह पहले जैसे स्वर में कह उठा। तू देगा। जगमोहन अब जैसे कुछ कर गुजरने पर आमादा नजर आने लगा था। आगे से हट। वह बदमाश जगमोहन के तेवर महसूस कर चुका था। वहां पहले ही खून हो चुका था, इस कारण वहां और किसी तरह का रगड़ा हो जाना पसंद नहीं करना था पुलिस ने। बदमाश फौरन मुस्कुराकर रास्ते से हट गया। जाओ यार, तुम तो मजाक का भी बुरा मान जाते हो। जगमोहन भीचे होठों से बाहर निकला। जगमोहन के चेहरे के भावों को देखते ही देवराज चौहान समझ गया कि यकीनन कोई ऐसी बात हो गई है जो कि उसके पसंद के मुताबिक नहीं थी। पास आकर जगमोहन ने दरवाजा खोला और भीतर बैठता हुआ भीचे दांतों से बोला, सोहनलाल को खून करने के जुर्म में लोगों ने पकड़ रखा है और वहां पुलिस भी पहुंच रही है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। सोहनलाल इस तरह किसी का खून कर दे, बात समझ से बाहर है। देवराज चौहान के होठों से निकला, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने खून किया है। देवराज चौहान उलझन भरी नजरों से कई पलों तक जगमोहन को देखता रहा। सोहनलाल हमेशा काम के दौरान कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है, जगमोहन ने पूर्ववत लहजे में कहा। सोहनलाल को निकाला जा सकता है? वहां की पोजीशन क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। कोई फायदा नहीं, जगमोहन ने बेचैनी से कहा। वहां पर 20 से ऊपर दादा किस्म के लोग हैं जिन्होंने सोहनलाल को घेर कर पकड़ कर बिठा रखा है। पास ही में लाश पड़ी है। उनमें से आधे बदमाशों के पास हथियार अवश्य होंगे। हमने ऐसा कुछ किया तो वे लोग गोलीबारी भी कर सकते हैं। पुलिस के आने पर कह सकते हैं कि हम खूनी के साथी है और उसे बचा ले जाना चाहते थे। अगर झगड़े के दौरान पुलिस आ गई तो पुलिस से भी झगड़ा हो सकता है। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने कष्ट लिया। किसी की शरारत है, वरना सोहनलाल इस वक्त हर झंझट से दूर ही रहा होगा। जगमोहन ने तीखी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। सोहनलाल को इस मुसीबत से निकालना होगा, उसे निकाले बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सिगरेट खिड़की से बाहर उछाल दी। 2 महीने पहले जब सोहनलाल किसी की तिजोरी पर हाथ साफ करते पकड़ा गया था तो तब उसे पुलिस से छुड़ाने में हमारे 2 लाख ठुक गए थे और यह तो खून का मामला बन गया है। जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, हम कब तक इसे बचाते रहेंगे? कुछ तो करना ही होगा। पुलिस के आने के बाद वैसे ही कुछ नहीं किया जा सकता और ना ही पहले कुछ करना ठीक है। पुलिस वाला नोट लेने वाला हो तो शायद बात बन जाए। देवराज चौहान बोला, यह खून का मामला है। जगमोहन ने जैसे याद दिलाना चाहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवराज चौहान का स्वर शांत था, कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। सोहनलाल इस तरह कई बार हमारा लाखों ठुकवा चुका है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मत भूलो कि सोहनलाल को अपने काम में महारत हासिल है। वह हमारे लिए तिजोरी, ताले, स्ट्रांग रूम ही नहीं खोलता बल्कि कई बार खुद को भारी खतरे में भी डाल लेता है। आओ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गहरी सांस लेकर जगमोहन भी निकला और देवराज चौहान के साथ उस तरफ बढ़ गया जहां सोहनलाल को मुर्गा बनाकर बिठा रखा था।
पुलिस पहुंची। एक सब इंस्पेक्टर और एक हवलदार के साथ 2 कांस्टेबल थे। पुलिस वालों को देखते ही देवराज चौहान के होठ अजीब से अंदाज में सिकुड़े। जगमोहन के माथे पर बल पड़े। उसने फौरन देवराज चौहान को देखा। यह सब इंस्पेक्टर तो देखा हुआ लगता है, जगमोहन के होठों से निकला। नहीं पहचाना? देवराज चौहान मुस्कुराया। जगमोहन की नजरें पुनः सब इंस्पेक्टर पर टिकी, फिर नकारात्मक अंदाज में सिर हिलाया। नहीं, इसका नाम अरविंद पाटिल है, सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल। तुम शायद भूल रहे हो कि दिल्ली में जब भेड़ा को गोल्ड वॉल्ट की डकैती के लिए लेने गया था, तो तब तुमने मुझे खबर दी थी कि सोहनलाल तिजोरी खोलकर नोटों की गड्डियां निकालते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। तब सोहनलाल को पुलिस से बचाने के लिए मुझे फौरन मुंबई आना पड़ा, क्योंकि गोल्ड वॉल्ट की डकैती की पूरी तैयारी हो चुकी थी और हम चंद ही दिनों में काम को अंजाम देने वाले थे। सोहनलाल ने गोल्ड वॉल्ट के स्ट्रांग रूम के दरवाजे के साथ साथ अन्य तालों को खोलना था। ओह, याद आया, 20-22 दिन पहले की तो बात है, जगमोहन के होठों से निकला। तब इसी सब इंस्पेक्टर को नोटों की गड्डियां देकर सोहनलाल को बचाया था। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी पड़ी थी। जगमोहन ने उसकी मुस्कान को पहचाना तो चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आ गए। अब फिर उसे नोट दोगे सोहनलाल को बचाने के लिए? खून का मामला है और अरविंद पाटिल घिसा हुआ पुलिसिया है, इतनी आसानी से नोट नहीं लेगा। तुम्हारा मतलब कि मोटे नोट झड़ेंगे? सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल इस बात की पूरी कोशिश करेगा, भाव बहुत बढ़ाएगा अपना। मैं इसकी आदत को पहचान चुका हूँ। देवराज चौहान पुलिस वालों को उस घर में प्रवेश करते देख रहा था। सब इंस्पेक्टर के साथ हवलदार को देखा है तुमने? हाँ, उसका नाम मायाराम है। ऐसे कामों में वह सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल के लिए बिचौलिए का काम करता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? देवराज चौहान का स्वर शांत था। हाँ, उसे बुलाकर लाओ, मैं यहीं पर हूँ। वह आ जाएगा? हाँ, बोलना नोटों का मामला है, सौदा करना है। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर देवराज चौहान को देखा, फिर आगे बढ़ गया। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने जब भीतर प्रवेश किया और सोहनलाल को देखा तो चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। अगले ही पल वह पुलिसिया अंदाज में कह उठा, अब खून भी कर दिया तुमने? तभी तो इसे पकड़कर बिठा रखा है, एक बदमाश ने जल्दी से कहा। सब इंस्पेक्टर पाटिल होठ पीछे आगे बढ़ा और नीचे बैठे सोहनलाल के चेहरे को हाथ में दबाकर दाएं बाएं घुमाया। कभी तिजोरी खोलकर माल निकालता है तो कभी कत्ल करता है। पिछली बार तो तू बच गया था, लेकिन इस बार तेरा क्या होगा? वही बंदा बचाएगा तेरे को। मैंने नहीं मारा इसे। अच्छा, पाटिल के चेहरे पर कड़वे भाव उभरे। तो क्या ये सब लोग झूठ बोलते हैं? हाँ, मैं तो। चुप कर, तेरे से तो मैं थाने चलकर बात करूंगा। पंखे पर उल्टा लटका कर तेरा झूला बनाऊंगा। हवलदार मायाराम तेरा झूला झूलेगा। उसके बाद मैं तेरा बयान नोट करूंगा। तब तू कहेगा कि ऐसा तूने क्यों किया। बाकी की कसर मैं पूरी कर दूंगा रिपोर्ट में। अब की बार तो तू गया। सोहनलाल क्या कहता, खामोश दुखी चेहरे के साथ बैठा रहा। इसका ध्यान रखना, दूसरों के बयान नोट करो। सब इंस्पेक्टर पाटिल ने मायाराम को देखा, नाम पतों के साथ। उसके बाद सबको थाने ले चलना है, बाकी बातें वहीं होंगी। कहने के साथ ही सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने वहां मौजूद सब पर निगाह मारी, फिर आगे बढ़कर उस जगह के मालिक की बाह पकड़कर उसे दूसरे कमरे में ले गया। वह पहले से ही घबराया लग रहा था। वह जानता था कि इस खून में वह भी खास तौर पर रगड़ा जा सकता है। क्यों बे, एक तो तू अपना यह गैर कानूनी धंधा चलाने के लिए हफ्ते की रकम भी रियायती तौर पर देता है। मायाराम ने तेरे को बोला भी था कि रकम बढ़ा दे, लेकिन तूने नहीं बढ़ाई और तेरे यहाँ खून भी होने लगे। मालूम है कितना लंबा नपेगा? मैंने थोड़ी ही खून किया है, वह जल्दी से कह उठा। तेरे यहाँ तो हुआ है, ऊपर से रिपोर्ट में तेरे इस गैर कानूनी धंधे का भी जिक्र आएगा। बस इतना ही काफी है। कम से कम 5 साल के लिए तो नप गया तू। मैं हफ्ते की रकम बढ़ा दूंगा। वह तो तू अब मेरे कहे बिना ही बढ़ाएगा। कम से कम 50% बढ़ाना। लेकिन अब इस मामले का क्या करना है? मैं तेरे से हफ्ता यह धंधा चलाने का लेता हूँ, यहाँ पर खून होने का नहीं। बोल, क्या लगाता है? जल्दी, फालतू का टाइम नहीं है। जो आप हुक्म करें। मुसीबत में फंसा, मरता क्या ना करता, मन में गालियां देता हुआ वह हाथ जोड़कर बोला। तू बोल। 20-25 हजार तो मार खानी है क्या? अरविंद पाटिल के दांत भिज गए। मामले की गंभीरता नहीं समझ रहा क्या? तरकारी का मोल मत लगा, कार की कीमत लगा। कार खरीदने का मन कर रहा है। जी, 50,000 दे दूंगा। 50 में कार आती है क्या? 70 देना, सेकंड हैंड खरीद कर ही काम चला लूंगा। जो हुक्म माई बाप का।
निकाल, अभी नहीं है, इंतजाम कर दूंगा, शाम तक मिल जाना चाहिए 70,000, समझ गया? अरविंद पाटिल ने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा। उसने सहमति में सिर हिला दिया। अब आगे सुन, कम से कम महीने भर के लिए यह धंधा बंद कर ले, शरीफों वाला घर बना ले इस जगह को। साहब ने यहाँ का फेरा लगा लिया तो फिर तू बचने वाला नहीं। मैं अभी यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। शाम को आना 70,000 लेकर। रास्ता याद है थाने का? जी, पहुंच जाऊंगा। अरविंद पाटिल वहां से हटकर लाश वाले कमरे में पहुंचा। हवलदार मायाराम वहां नहीं था। कांस्टेबल वहां मौजूद लोगों के बयान ले रहे थे। तुम लोग यहाँ बैठकर शराब पीते हो, सब इंस्पेक्टर घुड़की देने वाले स्वर में बोला। थाने चलकर देखूंगा तुम लोगों को। मायाराम कहाँ है? वह बाहर गया है, किसी साहब के साथ। एक कांस्टेबल ने कहा। साहब के साथ? जी हाँ, उसने मायाराम के कान में कुछ कहा तो वह उन साहब के साथ बाहर चला गया। कान में? सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल बड़बड़ा उठा। साली सारी गड़बड़ तो कान से ही शुरू होती है। तभी मायाराम ने भीतर प्रवेश किया। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल के कान में कुछ कहा। सुनने के बाद पाटिल ने सिर हिलाया, फिर बाकी दोनों कांस्टेबलों को देखकर बोला, ठीक तरह इनके बयान लो, मैं आसपास पूछताछ करके आता हूँ। चलो मायाराम। इसके साथ ही अरविंद पाटिल मायाराम के साथ बाहर निकल गया। हवलदार मायाराम सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल को लेकर वहां पहुंचा जहां देवराज चौहान जगमोहन के साथ मौजूद था। इस बीच मायाराम ने पाटिल को सब बता दिया था कि असल बात क्या है। पास पहुंचते ही मायाराम ने पाटिल से कहा, यह साहब आपसे उसके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं जिसे हत्या के जुर्म में हमने अभी अभी पकड़ा है। हो सकता है नौबत मुंह मीठा होने तक पहुंच जाए। पाटिल ने मायाराम को घूरा। मायाराम ने फौरन मुंह फेर लिया। अरविंद पाटिल ने देवराज चौहान और जगमोहन को गहरी निगाहों से देखा। कौन हो तुम? पाटिल की आवाज में तीखापन था। मायाराम ने तुम्हें बताया नहीं? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। मायाराम ने जो बताया तुम वह नहीं हो। वही हूं। उस दिन बूढ़े के मेकअप में था, आधी रात को आया था। आज असली चेहरे के साथ तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मेरी आवाज पर गौर करो तो पहचान जाओगे। पहचान गया आवाज को? फिर तो मजा आ गया साहिब जी। मुंह मीठा ही मीठा। मायाराम फौरन के उठ। चुप रहो, पाटिल ने कठोर स्वर में कहा। मायाराम ने होठ बंद कर लिए। यह कौन है? पाटिल ने जगमोहन को देखा। यह वही है जिसने उस रात कार में से नोटों की गड्डियां तुम्हें दी थी। देवराज चौहान मुस्कुराकर एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। इन सब बातों को जानने के लिए पढ़े पूर्व प्रकाशित उपन्यास पहरेदार। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल ने जल्दी से पास खड़े मायाराम को देखा, फिर देवराज चौहान से बोला, इसके सामने बात मत करो, इसकी आदत बिगड़ गई तो ठीक ना होगा। कहने के साथ ही पाटिल देवराज चौहान की बांह पकड़कर कुछ कदम आगे ले गया। मायाराम बता रहा था कि तुम उस सोहनलाल को छुड़ाना चाहते हो कि वह पुलिस के चक्कर में ना पड़े। उसने खून नहीं किए, वैसा बेशक ना किया हो, लेकिन कानून की नजरों में तो वह खूनी हो ही गया। और फिर जब मैं उसकी रिपोर्ट तैयार करूंगा तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। सब इंस्पेक्टर अरविंद पाटिल का अंदाज समझाने वाला था, लेकिन अब मेरे ख्याल में सब ठीक हो जाएगा। तुम बढ़िया आदमी हो, यह तो मैं जान ही चुका हूँ। मेरी सलाह मानो तो सोहनलाल को हाथ पांव बांधकर रखना आगे से। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिगरेट सुलगा ली। बोलो। पाटिल ने मुस्कुराते हुए उसे देखा। अभी सोहनलाल गिरफ्तार नहीं हुआ, मामला कागजी कार्यवाही तक नहीं पहुंचा, थाने तक नहीं पहुंचा, तुम्हारे साहब को नहीं पता चला, यानी कि सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। देवराज चौहान ने कहा। वो तो ठीक है। पाटिल ने फौरन से हिलाया। मैं लाश का क्या करूंगा? हवा में तो उड़ा नहीं सकता। उन गवाहों का क्या करूंगा जो लाइन लगाकर सोहनलाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं? चाकू पर अगर सोहनलाल की उंगलियों के निशान पाए गए तो उनका क्या करूंगा? मेरे साथ बाकी भी पुलिस वाले आए हैं, उनका क्या करूंगा? अच्छी बात तो यह है कि थाने से चलते वक्त रोज नामचे में यह नहीं लिखाया कि कत्ल के केस पर फोन आने पर लाश की तरफ जा रहा हूं। सोचा था वापसी पर आकर रोज नामचा भर दूंगा। इन सब बातों पर ही तो हमने सौदा करना है। यह बात भी ठीक है, खून का मामला है, भाव नाप जरा ठीक होना चाहिए। पाटिल बोला। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सोहनलाल को छोड़ो। क्या देते हो? क्या चाहिए? मैंने एक सहेली पाल रखी है। इस उम्र में वैसे यह सब शोभा तो नहीं देता, लेकिन पली तो पलती चली गई। 2 महीनों से वह कार की डिमांड कर रही है। हाँ भी नहीं होती तो ना भी नहीं होती। और इधर बीवी भी कहने लगी है कि फला भी सब इंस्पेक्टर है, लेकिन उसकी पत्नी कार से सब्जी लेने जाती है। अब इन औरतों को कौन समझाए। खैर, वह भी कार मांगती है, मतलब कि 2 कारों की सख्त जरूरत है। मेरा काम तो पुलिस कार से ही चल जाता है। मेरे पास सिर्फ इतना ही पैसा है कि 1 कार खरीदी जा सके। देवराज चौहान ने कहा। क्यों मजाक करते हो तुम तो?
एक कार। देवराज चौहान की आवाज में पक्कापन उभरा। कोई सौदेबाजी नहीं, कोई फालतू बात नहीं। हाँ हो तो बोलो, नहीं तो ले जाओ सोहनलाल को। मैं सीधा तुम्हारे इंस्पेक्टर के पास जाकर बात तय करने की कोशिश करूंगा, शायद वह एक कार में मान जाए। साहब वो तो बहुत कड़क है वह, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। देवराज चौहान ने अरविंद पाटिल को घूरा। यार इस बार तुम बहुत रूखे रूखे पेश आ रहे हो, पाटिल ने शिकायती लहजे में कहा। जल्दी बोलो। ठीक है, वह एक कार कौन सी वाली होगी? नोटों की गड्डियां गिन लेना, उसमें जो भी आती हो वह ले आना, देवराज चौहान ने शुष्क स्वर में कहा। लेकिन कीमत नई वाली कार की होनी चाहिए, पुरानी की नहीं। नई की ही होगी। पैसे मंगवाऊं क्या? मंगवा लो, सोचते क्या हो, जल्दी मंगवाना। देवराज चौहान ने जगमोहन को पास बुलाया, उसे एक तरफ ले जाकर बंगले से 2.5 लाख लेकर आने को कहा। 2.5 लाख सुनते ही जगमोहन हत्ते से उखड़ने लगा, पर पाटिल को खड़ा पाकर होड़ पीछे कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान पाटिल के पास पहुंचा। सोहनलाल को बुला लो। जल्दी क्या है? अरविंद पाटिल मुस्कुरा पड़ा। कार की कीमत तो आने दो। तभी कुछ दूर खड़ा मायाराम पास आकर दांत दिखाकर कह उठा, साहब जी मुंह मीठा हो गया। ज्यादा मीठा मत खाया कर, पाटिल ने उसे घूरा, शुगर हो जाएगी। आप तो मजाक करते हैं साहब जी। आगे सुन जी, वापस जा। उन लोगों से बयान ले कि मरने वाला सड़क के किनारे जा रहा था कि एक पुरानी सी फियाट उसके पास रुकी। उसमें से दो कम उम्र के लड़के निकले। एक ने चाकू थाम रखी थी, दूसरे ने उसे पीछे से पकड़ा। चाकू वाले ने चाकू घोंपा, फिर फियाट पर बैठकर भाग गए। कार की नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी, नंबर नहीं नोट किया जा सका, सिर्फ 6 और 8 ही पढ़ा जा सका। यह सब मैं नहीं कह रहा, वे कह रहे हैं जिन्होंने यह सब देखा है, जो लाश के पास है। समझ गया। लड़कों का सामान्य सा हुलिया लिखवा लेना, लेकिन 2 के बयान में यह होना चाहिए कि वे दोनों लड़के लंबे थे, और 1 के बयान में होना चाहिए कि एक लड़का 5 फीट का था। मतलब साहब जी कि उनके बयान आपस में मेल ना खाएं। हाँ, बाकी मैं रिपोर्ट में सब ठीक कर दूंगा। अगर किसी ने ऐसा बयान देने से इनकार किया तो क्या मैं मर गया हूँ? फिक्र क्यों करता है? उसे एक तरफ बिठा लेना। नहीं मानेगा तो 2 बलात्कार के केस पेंडिंग पड़े हैं, उनके लिए भी हमें कोई अपराधी चाहिए कि नहीं? पूरा समझ गया। तो मैं जाऊं? जल्दी जा, लेकिन अभी मुंह तो मीठा। मायाराम ने देवराज चौहान पर नजर मारी। मेरा नहीं हुआ तो तेरा कहां से हो जाएगा? पहले आप कर लीजिए साहब जी, फिर मेरा भी करा दीजिएगा। मायाराम चला गया। अरविंद पाटिल ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। यार कभी कभी मिल लिया करो, महीने में 1-2 बार। तुमसे मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन एक बात बता दो, यह बात तुमसे पहले भी पूछी थी पर तुमने बताई नहीं। क्या? सोहनलाल से तुम्हारा क्या वास्ता है? वह पुलिस में फंसता है तो तुम ढेरों रुपया देकर उसे बचा लेते हो। नई कार के लिए गड्डियां आ रही है, तुम सिर्फ उन्हें देखो, उन्हें गिनना। तुम कौन हो? तुम्हारा यह सवाल भी ऐसा नहीं कि जिसका जवाब दिया जाए। ठीक है यार, नहीं पूछता। तुम्हारा बंदा कब तक नोट लेकर आ जाएगा? 20 मिनट और। सोहनलाल के चेहरे से तो ऐसा लग रहा था कि बच गए। अभी भी वह ठीक तरह से सामान्य नहीं हो पाया था। गोली वाली सिगरेट उसने सुलगा रखी थी। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। कुर्ता सा जगमोहन पास बैठा था। ठुकवा दी ना 2.5 लाख की? आखिर जगमोहन फट ही पड़ा। मेरी कोई गलती नहीं थी। नहीं, यह तो मेरी गलती थी, जगमोहन खींच कर बोला। यह सब कुछ उन तीनों बदमाशों ने किया होगा। अब मुझे लग रहा है कि मैं बच गया, क्योंकि वह चाकू उन्होंने मेरा निशाना लेकर ही फेंका था। लेकिन मर गया वह जिसे भीतर आने का रास्ता देने के लिए मैं साइड में सरक गया था। सोहनलाल ने गहरी सांस ली। तू हमेशा कोई मुसीबत खड़ी करता है। नाराज मत हो, बल्कि इसे शगुन मान। सोहनलाल के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हम नए काम के लिए जा रहे हैं, ऐसे में रास्ते में अटकाव आ जाए तो वह शुभ माना जाता है। कहने के साथ ही सोहनलाल ने जगमोहन का कंधा थपथपाया। 2.5 लाख का जबरदस्ती का दान करवा दिया और बोलता है कि शुभ हो गया। जगमोहन कड़वे स्वर में बोला, याद रख, मैं यह सब पैसा छोड़ने वाला नहीं, पूरा वसूल करूंगा। मरता मरता बचा हूं, कुछ देर तो खुशी मना लेने दे। क्यों मूड खराब कर रहा है? सोहनलाल ने कहा और कार की सीट पर पसर गया। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। उसका पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था। भागीरथ मल्होत्रा का बंगला बंगला ना होकर महल जैसा लगता था। दोपहर हो रही थी जब देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल भागीरथ मल्होत्रा के बंगले पर पहुंचे। देवराज चौहान कार ड्राइव कर रहा था। सोहनलाल बगल में बैठा गोली वाली सिगरेट का धुआं उड़ाने में व्यस्त था, और जगमोहन पीछे वाली सीट पर पसरा पड़ा था। सामान का बैग कार की डिक्की में था। उन्हें विशाल गेट के बाहर ही रोक लिया गया, जहां 3 गनर खड़े थे। 2 की गनें उनकी तरफ तन गई। तीसरा एक हाथ में गन थामे सावधानी से उनके पास आया और 3 कदम दूर ही खड़ा हो गया।
यानी कि अगर गन इस्तेमाल करनी पड़े तो फौरन कर सके, या फिर सामने वाला आसानी से गन पर झपट्टा ना मार सके। कौन हो तुम? गनर ने सख्त स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने विशाल गेट के भीतर नजर मारी, फिर गनर को देखा। थापर भीतर आया होगा। कौन थापर? गनर ने उसी स्वर में पूछा। भागीरथ मल्होत्रा की जान पहचान वाला है, इस वक्त वह भीतर ही होगा। तुम्हारे सेठ के कहने पर थापर ने हमें यहाँ पर आने को कहा है, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। लेकिन हमें सेठ जी ने ऐसी कोई खबर नहीं दी कि कोई आने वाला है, गनर ने पहले जैसे स्वर में कहा। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता ना छूटी। सारी बातें, सारे सवाल जवाब मुझसे ही करोगे या भीतर जाकर भी पूछोगे? देवराज चौहान का स्वर सख्त था। गनर ने दांत भींचे कठोर निगाहों से देवराज चौहान को घूरा। ओके, तुम सब कार से बाहर निकलो। कोई शरारत नहीं करना, तुम लोगों की तलाशी ली जाएगी। इसके लिए तुम्हें एक तरफ खड़ा किया जाएगा, उसके बाद भीतर बात की जाएगी, ताकि इस दौरान तुम लोग कोई शरारत न कर दो। देवराज चौहान समझ गया कि भागीरथ अपने बेटे अमित की वजह से बेहद सावधानी बरत रहा है। हर किसी आने वाले के साथ इसी तरह की सख्ती करने का इन्हें आदेश होगा, ताकि कहीं कोई आने वाला रूपक लाल चंदोलिया का आदमी ना हो और किसी तरह का हमला ना बोल दे। देवराज चौहान बगैर कुछ कहे बाहर आ गया। सोहनलाल भी कार से निकला। अपने अपने हथियार अगर हैं तो निकाल कर रख दो, गनर का स्वर सख्त था। देवराज चौहान ने खामोशी से जेब से रिवॉल्वर निकालकर कार की बोनट पर रख दी। गनर ने सोहनलाल को देखा। तुम? अजी जनाब, मेरे पास हथियारों का क्या काम? सोहनलाल मुस्कुराया। मेरा हथियार तो यह है। सोहनलाल का इशारा देवराज चौहान की तरफ था। तीसरे की भी खबर ले लो। पिछली सीट पर मरा पड़ा है, देख लो उसकी धड़कन चल रही है या तुम्हारी आवाज सुनकर ही ठप्प पड़ गई है। गनर की निगाह पिछली सीट पर पड़े जगमोहन की तरफ गई। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? गनर की आवाज में कठोरता आ गई। ढोल बजाया है तुमने? उसी तरह पसरे जगमोहन ने भीतर से ही कहा। ढोल? हाँ ढोल, ड्रम, नगाड़ा। बिना आवाज के मैं बाहर नहीं निकलता। मेरे हाथ में ढोल, ड्रम, नगाड़ा सब कुछ है। गनर का इशारा अपनी गन की तरफ था। जब यह बजती है तो और भी कई तरह की आवाजें आती है, बजाऊं क्या? उल्लू का पट्टा उठाकर ही रहेगा, जगमोहन ने बड़बड़ाकर कहा और सीट से उठ बैठा। तभी बंगले की पहली मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर थापर नजर आया। उसकी निगाह यूं ही गेट की तरफ उठी तो फौरन ही सारा मामला समझ गया। ठहरो, थापर ने ऊंचे स्वर में चिल्लाकर कहा तो उसकी मध्यम सी आवाज गेट तक पहुंची। गनर्स की निगाहें कुछ दूर बंगले की खिड़की की तरफ उठी। इन्हें आने दो, थापर की मध्यम सी आवाज पुनः उनके कानों तक पहुंची। गनर 2 पल तक अनिश्चित सा खड़ा रहा। तभी कुछ दूर खड़ा दूसरा गनर बोला, इन साहब से कहो कि सेठ जी को सामने करे। गनर ने खिड़की तरफ देखा और ऊंचे स्वर में बोला, सेठ जी को सामने करो। उसी पल थापर खिड़की से गायब हो गया। कुछ पल बाद 52 वर्षीय व्यक्ति नजर आया। उसने हाथ उठाकर खास अंदाज में इशारा किया तो गनर ने फौरन गन झुका ली। इन्हें भीतर जाने दो, गनर ने अपने साथियों से कहा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर बोनट पर पड़ी अपनी रिवॉल्वर उठाई और जेब में डालते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सोहनलाल बगल में बैठा। अन्य दोनों गनर्स की गनें भी झुक गई थी। अब वे लापरवाह नजर आने लगे थे। एक ने आगे बढ़कर लोहे के विशाल गेट का एक पल्ला धकेल कर खोला, जो कि बहुत भारी था। पल्ला खोलकर पास ही खड़ा हो गया ताकि तुरंत बंद भी कर सके। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ा दी। बाय बाय, पीछे मौजूद जगमोहन ने उस गनर से कहा जो उसे बाहर निकलने को कह रहा था। गनर उसे घूरता रहा। मेरी भी बोल दे, सोहनलाल बोला। क्या बाय बाय? तू ही बोल दे। जब तेरी बाय का जवाब नहीं दिया तो मेरी बाय पर तो कुत्ते की तरह झपट पड़ेगा, सोहनलाल हंसा। अगर इतनी समझदारी तेरे में है तो बाय बाय मत बोला कर, डंडे पड़ेंगे, जगमोहन तीखे स्वर में बोला। तेरे को एक ज्यादा ही पड़ेगा, मैं इसी में तसल्ली कर लूंगा कि मेरे को एक कम पड़ा। गेट के भीतर से ही शानदार सड़क बंगले के पोर्च तक जा रही थी। आसपास खूबसूरत फूल पौधे और पेड़ मन को सुकून पहुंचा रहे थे। एक तरफ काफी बड़ा बाग था जिसमें आरामदेह झूले लगा रखे थे। वहां की एक एक चीज से अथाह दौलत की खुशबू आ रही थी। बहुत माल है साले के पास, सोहनलाल बड़बड़ाया। खरबोपति है, जगमोहन ने कहा। इतनी दौलत का क्या करता होगा? सोहनलाल ने गर्दन घुमाकर जगमोहन को देखा। नीचे रखकर भी सोता होगा तो भी बाल्टी में उंगली गीला करता हुआ। ऊपर भी ओढ़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। आग लगाकर मजे लेता होगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। यह भी मानने लायक बात नहीं है, पूछना पड़ेगा। सोहनलाल ने मुंह बनाया। भागीरथ से पूछेगा? हाँ, उसके नौकरों को तो इस बात की भनक भी नहीं होगी। सोहनलाल ने सिर हिलाया। भागीरथ इस वक्त दूसरे में होगा,
उसकी लात वात चल गई तो तेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी, तब तेरे को आगे कर दूंगा। कार खूबसूरत लंबे चौड़े पोर्च में जा रुकी। पोर्च इतना बड़ा था कि वहां 4 कारें पहले से ही खड़ी थी और अभी 4 कारें खड़ी होने की और भी गुंजाइश थी। वहां पर पहले से ही सूट पहने स्मार्ट सा व्यक्ति मौजूद था। कार रुकते ही वह फौरन आगे बढ़ा और एक एक करके कार के तीनों दरवाजे खोलकर अदब से खड़ा होकर बोला, आइए, मुझे सेठ जी ने आप लोगों को लेने के लिए भेजा है। यहाँ पर आपका स्वागत है। तीनों बाहर निकले। आइए। सोहनलाल फौरन उसके पास पहुंचा। क्यों उस्ताद, तू यहाँ नौकरी करता है? जी हाँ। कार के दरवाजे खोलने बंद करने को तेरे को कितने मिलते हैं? सोहनलाल ने बेहद गंभीर स्वर में पूछा। जवाब में वह सिर्फ मुस्कुराया। बता दे, अगर रकम ठीक हुई तो मैं यहाँ खिड़कियां दरवाजे खोलने बंद करने का काम कर लूंगा। मुस्कुराता ही रहा वह, कहा कुछ नहीं। चलो। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। वह आगे बढ़ा, तीनों उसके पीछे। भीतर से होकर सीढ़ियां चढ़कर वह पहली मंजिल पर स्थित उस कमरे में पहुंचे जहां थापर और भागीरथ पहले से ही मौजूद थे। इस दौरान रास्ते में नजर आने वाली तमाम चीजें बेशकीमती, आलीशान, विदेशी थी, देखने के लायक थी, हाथ लगाकर छूने के काबिल थी। भागीरथ मल्होत्रा जैसे दौलतमंद के यहाँ ऐसी चीजें ही मौजूद होने की आशा की जा सकती थी। उनको लाने वाला उन्हें उस कमरे में छोड़कर चला गया था। यह हॉल कमरा था जिसके एक तरफ डबल बेड मौजूद था और दूसरी तरफ 6 सोफा कुर्सी और बीच में टेबल। भागीरथ मल्होत्रा 52 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था। दौलत की महक उसके हाव भाव से आ रही थी। लंबा कद, होठों पर छोटी छोटी मूछें, शरीर पर कीमती गाउन, परंतु इस वक्त उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी के भाव नजर आ रहे थे। थापर ने आगे बढ़कर तीनों का स्वागत किया, सोफा कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। स्वागत के तौर पर भागीरथ मल्होत्रा ने अपनी गर्दन को 2-3 बार हिलाया। देवराज चौहान की निगाह कमरे में हर तरफ घूम रही थी। वह सोफे पर बैठा और जगमोहन दूसरी सोफा कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर खड़ा हो गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। वहां के माहौल में भारीपन था। सोहनलाल आगे बढ़ा और थापर की बाह पकड़कर बाह जोरों से हिलाकर बोला, मुझे जानता है प्यारे? थापर ने उलझन भरी निगाहों से सोहनलाल को देखा, जबकि दोनों ही जानते थे कि यह उनकी पहली मुलाकात है। नहीं जानता? नहीं। थापर का स्वर शांत था। वह जानता था कि जो देवराज चौहान के साथ आया है वह कोई खास ही होगा। देवराज चौहान यूं ही किसी को साथ लाने वाला नहीं। अलबत्ता थापर को सोहनलाल के बदन पर कपड़ों को देखकर अवश्य हैरानी हुई, क्योंकि पुरानी सी पैंट, मैली हो रही कमीज, शेव बड़ा चेहरा और सूखा पतला मरियल जिस्म, यह सब मिलाकर थापर इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इंसान को कितने भी बढ़िया कपड़े पहनने के लिए दे दिए जाए, यह इन्हीं कपड़ों में खुश रहेगा। नए कपड़ों को भी मैला करके उन्हें इन्हीं की तरह बनाकर पहनेगा। थापर के जवाब पर सोहनलाल ने सिर हिलाया। वाह बेटा, भूल गया क्या? मैं तेरे को तब से जानता हूं, जब तू उठाई गिरा था और इधर उधर भागता फिरता था 2-2 रुपए के लिए। आज सूट पहनकर रोब डालता है कि? मैंने कब रोब डाला है? थापर के होठ सिकुड़े। नहीं डाला, मुझे पता है, लेकिन कभी डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं तेरा आगा पीछा सब जानता हूं। सोहनलाल नाम है मेरा। सोहनलाल ने दादाई अंदाज में कहा और गोली वाली सिगरेट सुलगा ली। थापर मुस्कुराया। मैं समझ गया क्या कि तुम्हारा नाम सोहनलाल है। बस यही समझाना चाहता था। वैसे तुम्हारे यहाँ कोई तिजोरी, स्ट्रांग रूम वगैरह है जहाँ नोट माल पानी रखते हो? आखिर कहीं तो अपना माल मादा रखते होंगे। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट का कश लिया। हाँ, वह जगह मुझे दिखा देना। सोहनलाल थापर की आंखों में देखकर मुस्कुराया। क्यों? ताकि तुम्हें नोट रखने के लिए कोई नई तिजोरी, नया स्ट्रांग रूम न बनवाना पड़े। मैं उन्हें छूते ही खाली कर दूंगा। समझ गया तुम्हारी कारीगरी को। देवराज चौहान के साथ हो तो तुम्हारा कमाल आजमाने की कभी कोशिश नहीं करूंगा। थापर ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन तुम्हें अपने कपड़े पहनने के तरीकों को बदलना चाहिए, शेव बनाकर रखनी चाहिए ताकि अच्छे बंदे लग सको। यह मेरा स्टाइल है, तुम नहीं समझोगे। कीमती कपड़े मुझे रास नहीं आते, फिर मैले हो जाते हैं। आज शेव करो तो फिर बढ़ाती है, और इन मामलों में मैं आलसी इंसान हूँ। सुबह जूते पहनो तो शाम तक गंदे। अगर मैं अपनी तरफ ध्यान देने लगा तो फिर सारा दिन जूते ही चमकाता रहूंगा। इसीलिए मैं ऐसे ही फिट हूँ। आदमी बहुत मजेदार हो। मैं जरा इधर बात कर लूं, फिर तुमसे बात करता हूँ। थापर उन लोगों के करीब आया। सोहनलाल वहीं बेड के कोने पर इस तरह बैठ गया था जैसे अब जो बात होने वाली हो उससे उसका कोई वास्ता ही ना हो, परंतु उसके कान एक एक शब्द सुन रहे थे। सेठ जी, यह देवराज चौहान है, यह जगमोहन और वह सोहनलाल। थापर करीब आकर बोला। कुछ कहने की अपेक्षा भागीरथ मल्होत्रा जैसे इंसान ने
तीनों को देखकर हाथ जोड़ दिए। उसके जुड़े हाथ कांपते से महसूस हो रहे थे, आंखों में गीलापन नजर आ रहा था। थापर पुनः कह उठा, निगाह देवराज चौहान पर थी। सारी बात तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, अब सारा मामला तुम लोगों के हाथ में है। सब कुछ कैसे देखना है, कैसे करना है, खुद ही देख लो। तुम्हारे काम में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। तभी भागीरथ मल्होत्रा आगे बढ़ा और देवराज चौहान के पास बैठकर उसकी बांह थाम ली। थापर कहता है कि तुम हर हाल में मेरे बेटे को बचा सकते हो। भागीरथ मल्होत्रा का स्वर कांप रहा था। देवराज चौहान की समझ में नहीं आया कि क्या कहे। भगवान के लिए मेरे बेटे को बचा लो। मैं और मेरा बेटा अमित निर्दोष है। भगवान की कसम, गौरव अपनी मौत मरा था। वह तो मेरे बेटे जैसा था। भला मैं उसकी जान कैसे लेता, ऐसा कुछ तो मैं सोच भी नहीं सकता था। रूपक लाल भारी तौर पर गलतफहमी का शिकार है और मुझे अपना दुश्मन माने बैठा है। पागल हो गया है वह कहता है कि 1 महीने के अंदर ही अंदर मेरे बेटे का अपहरण करके उसे अपने हाथों से मारेगा। फोन पर उसने ऐसा कहा। मैं इस तरह अपने बेटे की मौत नहीं देखना चाहता। उसे बचा लो। वह देवराज चौहान ने अपनी बांह छुड़ाई और कष्ट लेकर सिगरेट टेबल पर पड़ी एस्ट्रे में डाल दी। तो आप अपने बेटे अमित को बचाना चाहते हैं? हाँ, हर कीमत पर। देवराज चौहान गंभीर था। हाँ, हर कीमत पर। अमित के लिए तो मैं अपनी सारी दौलत भी दांव पर लगा दूं। तो फिर बहुत बढ़िया रास्ता बताता हूँ। दौलत भी कोई खास खर्च नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या? रूपक लाल चंदोलिया की हत्या करवा दीजिए। जब तक वह जिंदा रहेगा आपके बेटे की जान को खतरा बना रहेगा। नहीं, यह काम मैं नहीं करवा सकता, भागीरथ मल्होत्रा दांत भींचकर बोला। देवराज चौहान की निगाह भागीरथ मल्होत्रा पर जा टिकी। क्यों? यह ठीक है कि रूपक लाल चंदोरिया और मेरे बीच आज संबंध ठीक नहीं है। बेकार की गलत फहमी को लेकर वह पागल हुआ पड़ा है। ठंडे दिमाग से सोचता तो वह मेरे बेटे के खिलाफ कभी सोचता भी नहीं, लेकिन उसे ठंडे दिमाग से सोचने का वक्त ही नहीं मिला और गुस्से से जलता रहा। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से कहा, रूपक लाल चंदोलिया मेरा पुराना यार है, पुराना पार्टनर है। मेरी आत्मा गवारा नहीं करती कि मैं उसकी हत्या करवा। सोच लीजिए, हो सकता है वह आपके बेटे की जान लेने में कामयाब हो जाए। भागीरथ मल्होत्रा ने कातर भाव से देवराज चौहान को देखा। रूपक लाल ने 1 महीने का वक्त दिया है। अगर वह 1 महीने में अपनी कोशिश में कामयाब ना हो सका तो उसके बाद वह कभी भी मेरे बेटे को बुरी निगाहों से नहीं देखेगा। थापर कहता है कि तुम बखूबी 1 महीने तक अमित को सुरक्षा दे सकते हो। भागीरथ ने भारी स्वर में कहा, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। मैं इंसान हूं, आपके बेटे को बचाने में कहीं चूक भी हो सकती है मुझसे। हो सकता है रूपक लाल जीत जाए। भागीरथ मल्होत्रा कई पलों तक खामोश रहने के बाद बोला, जो भगवान की मर्जी होती है वही होता है। तुम अपना काम करो। मेरे बेटे को 1 महीने तक रूपक लाल से तुमने बचा लिया तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा, ढेर लगा दूंगा दौलत का। देवराज चौहान ने थापर को देखा। थापर ने इनकार में सिर हिलाया। मल्होत्रा साहब, देवराज चौहान शांत स्वरों में बोला, मैं यह काम दौलत पाने के लिए नहीं, थापर के कहने पर कर रहा हूं। अमित बचे या ना बचे, मैं जो कुछ भी करूंगा उसका एक भी पैसा नहीं लूंगा। भागीरथ मल्होत्रा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर खामोश हो गया। अमित कहाँ है? देवराज चौहान ने थापर को देखा। साथ वाले कमरे में। मुझे उसके पास ले चलो। देवराज चौहान उठते हुए बोला। जगमोहन भी साथ हो लिया। सोहनलाल वहीं बैठा रहा। उनके बाहर निकलते ही सोहनलाल ने भागीरथ मल्होत्रा से कहा, लंच का वक्त बीता जा रहा है, आपके यहाँ किसी को खिलाने का रिवाज नहीं है क्या? भागीरथ मल्होत्रा ने गंभीर निगाहों से सोहनलाल को देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, अभी मंगवाता हूँ। कहने के साथ ही उसने एक तरफ लगी बेल बजाई। जो भी तैयार हो वही मंगवा लेना। मेरे पेट में इतनी गुंजाइश नहीं है कि वह ज्यादा देर इंतजार कर सके। देवराज चौहान ने थापर के साथ बगल वाले कमरे में प्रवेश किया। जगमोहन साथ था। दरवाजा भीतर से बंद था। थापर के थपथपाने पर दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने वाला 40 साला अक्खड़ और खतरनाक सा इंसान था। उसकी आंखों में क्रूरता और दृढ़ता भरी हुई थी। सिर के बाल छोटे थे और होठों पर छोटी छोटी मूछें थी। पतला जिस्म और चेहरा भीचा सा हुआ था। हाथ में थाम रखी रिवॉल्वर को वह इस तरह उछाल उछाल कर वापस उंगलियों में दबा रहा था जैसे कोई 5 साल का बच्चा अपनी गेंद हवा में उछाल कर बार बार पकड़ रहा हो। उसने देवराज चौहान को घूरा। देवराज चौहान ने उसे गहरी निगाहों से देखा। पल भर में ही समझ गया सामने खड़ा इंसान राजस्थानी है और खतरनाक इंसान है। जगमोहन की सिकुड़ी निगाह भी उस पर ही थी। देवराज चौहान ने उस पर से निगाहें उठाई और भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही 16 बरस के करीब का नवयुवक कुर्सी पर बैठा था। उसके चेहरे पर फीकापन सा नजर आ रहा था। भय और खौफ के अलावा उसकी आंखों में क्रोध के भाव भी देखने को मिले। वह अमित था।
भागीरथ मल्होत्रा का बेटा और रूपक लाल चंदोलिया का निशाना। आगे बढ़कर देवराज चौहान उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। जगमोहन दरवाजे से ही टेक लगाकर आराम से खड़ा हो गया। अमित की उलझन भरी निगाह देवराज चौहान पर थी। ना तो तुम्हें अक्ल है और ना ही तुम्हारे बाप को। देवराज चौहान एकाएक सख्त स्वर में बोला, गौरव को मारना ही था तो और भी 50 ढंग थे। तुम लोगों ने इतना घटिया रास्ता क्यों चुना? अच्छा सा प्लान बनाते उसे खत्म करने का। जो हुआ उससे तो कोई भी सोच सकता है कि तुम लोगों ने ही गौरव की जान ली है। रूपक लाल चंदोलिया इतना बेवकूफ नहीं है कि इस मामूली सी बात को समझ ना सके। देवराज चौहान की बात सुनते ही अमित का चेहरा क्रोध से धधक उठा। शट अप! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फालतू की बात करने की? गौरव मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। उसका बाप अपने बेटे की मौत में पागल हो गया है। अब मैं इसमें क्या करूं कि उस एक्सीडेंट में मुझे एक खरोच तक नहीं आई और गौरव की जान चली गई। गौरव के बाप की बातों की वजह से मैं अपने दोस्त की मौत का गम भी नहीं मना सका ठीक से। और ऊपर से अब तुम आ गए हो कि। एकाएक अमित ने ठिठक कर थापर को देखते हुए भीचे दांतों से पूछा, यह कौन है अंकल? थापर खामोश रहा। देवराज चौहान की बात के बीच में आना उसने ठीक ना समझा। देवराज चौहान जो जानना चाहता था उसने जान लिया था। अमित की आवाज और चेहरे के रंग ढंग से उसने महसूस कर लिया था कि अमित ठीक कह रहा है। देवराज चौहान नहीं चाहता था कि वह किसी ऐसे इंसान को सुरक्षा दे जो कि सुरक्षा के काबिल ना हो। देवराज चौहान अमित के पास से हटा और आगे बढ़कर खुली खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। सामने बंगले का पिछवाड़ा था जहां आम के आकार का स्विमिंग पूल नजर आ रहा था। पास ही बड़ा सा बाग, ऐशो आराम की हर चीज वहां मौजूद थी। 2 नौकर वहां की सफाई में व्यस्त थे। देवराज चौहान के कानों में अमित का स्वर पड़ा। वह थापर से पूछ रहा था, अंकल यह आदमी कौन है? तुम खुद ही पूछ लो। थापर का स्वर शांत था। देवराज चौहान खिड़की से पलटा और अमित को देखने लगा। देवराज चौहान को देखते हुए अमित कुर्सी से खड़ा हो गया। कौन है आप? अमित की आवाज में विश्वास का भाव था। उसके बात करने का अंदाज बता रहा था कि वह हिम्मती नवयुवक है, किसी छोटी बात से डरने वाला नहीं। देवराज चौहान शांत भाव में मुस्कुराया। मैं तुम्हें रूपक लाल चंदोलिया से बचाने आया हूं। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। आप? हाँ अमित, अब रूपक लाल तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। थापड़ ने पक्के शब्दों में कहा। फिक्र न कर, रिवॉल्वर उछालता वह व्यक्ति बोल उठा। मन्ने पे विश्वास कर, वट के रख देंगे उस हाथ नु जो तेरी तरफ आएगा। तभी जगमोहन आगे बढ़ा और उसके हाथ से उछली रिवॉल्वर को हवा में ही पकड़ लिया। उसने जगमोहन को कठोर निगाहों से देखा। बेटे, जगमोहन अपने हाथ में दबी उसकी रिवॉल्वर निगाह मारते हुए बोला। हाथ में रिवॉल्वर पकड़ी हुई है और बोलता है वट के रख देंगे। किसी को काटने के लिए चाकू की जरूरत होती है, रिवॉल्वर की नहीं। जगमोहन को देखते हुए वह एकाएक ही क्रूरता भरी हंसी हंसा। पहली गल तो यह है कि मारे को बेटा नहीं दादा समझ, और दूसरी गल यह है कि मैं पंजाबी में बोला वट के रख देंगे। थारे को पता नहीं पंजाबी भाषा की एक लाइन के 6 मतलब निकलते हैं। पंजाबी में वडना कहने का मतलब है वे बंदे को जान से खत्म कर दे वे। अब समझ में आयो या खुला करके थारे भेजे में डालूं? आ गया समझ में, लेकिन एक बात तो बता। जगमोहन मुस्कुराया। पूछ ले, मारे को 2 लाइनें और बोलने में कोई फर्क ना पड़े। तो राजस्थानी है? हाँ, बीकानेर का हूँ। बीकानेर के पास ही मारो गांव होवे। तो अपनी राजस्थानी भाषा में तू पंजाबी भाषा की टांग कैसे फंसा लेता है? ये कोई बहुत बड़ी बात ना होवे। कहने के साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर जगमोहन के हाथ से अपनी रिवॉल्वर ले ली। 20 साल की उम्र में मुझे पंजाबी छोरी से इश्क हो गयो। वह बीकानेर में अपने मामा के यहाँ आई थी। जवानी का गर्म खून था मारा। जब वह वापस पंजाब गई तो मारे से भी रहा ना गयो। हम भी छोरी के पीछे पीछे पंजाब गयो। गुरदासपुर की होवे वह। पहले तो मारे को वहां की भाषा ना समझ आवे। 2 साल में मारे को भी पंजाबी बोलनी आ गई। तब से मारे को ऐसी आदत पड़े कि पंजाबी के 2 बोल ना बोले तो रोटी हजम ना होवे। और वह लड़की, उसका क्या हुआ? होना का है, मारी तो किस्मत में ही बेलन फंसे पड़े। छोरी तो राजी थी लेकिन उसका खड़ूस बाप मारा थोबड़ा भी देखना पसंद ना करो। दिल पर पत्थर रखकर उसकी डोली को कंधा देकर ही सब्र करा और गुरदासपुर से आ गया। उसके बाद तो मारा बीकानेर जाने का मन ना होवे। अब तो यूं ही इधर उधर टक्करें मारकर जिंदगी के दिन काटूं। अब तक तो उसके 6 बच्चे भी हो गए होंगे। जगमोहन हंसा। तो मारे जख्म पर क्यों अपना डंडा घुसेड़े? तभी थापर बोला। इसका नाम बाकीलाल राठौर है। यह मेरा खास आदमी है। अकेला 10 के बराबर, कभी भी कमाल दिखा देता है। इस पर पूरी तरह हर तरह का विश्वास किया जा सकता है। मारे को इतना भी मत चढ़ाओ साहब जी कि नीचे को उतरने को
जगह ना मिले? बांकेलाल राठौर ने गहरी सांस ली। चिंता मत कर, जगमोहन की आवाज में व्यंग के भाव आ गए। नीचे उतारना आता है मुझे। बांकेलाल राठौर ने जगमोहन की आंखों में झांका। जगमोहन मुस्कुराया। जिंदा दिल लागे तू मरने को, लेकिन थारे को बोल दो कि मारे को कभी नीचे उतारने की कोशिश मत करना। ऐसी गल मारे को कभी पसंद नहीं आती। बांकेलाल राठौर मुस्कुराकर क्या उठा। देवराज चौहान ने थापर को देखा। मैं इस जगह को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ, आओ। देवराज चौहान ने जगमोहन को अमित के पास ही रहने का इशारा किया और थापर के साथ कमरे से बाहर निकल गया। थापर ने सूट पहने व्यक्ति को देवराज चौहान के साथ कर दिया कि वह देवराज चौहान को इस सारी जगह का अंदर बाहर का कोना कोना दिखा दे। पौन घंटा लगा देवराज चौहान को भागीरथ मल्होत्रा का बंगला और आसपास की जगह देखने में। एक एक चीज जर्रा जर्रा देवराज चौहान ने ध्यानपूर्वक देखा। उसके बाद वह उस कमरे में पहुंचा जहां भागीरथ मल्होत्रा, थापर और सोहनलाल मौजूद थे। सोहनलाल ने डटकर खाना खाया था। बर्तन अभी वहीं मौजूद थे। भागीरथ और थापर बातचीत में व्यस्त थे। भागीरथ ने देवराज चौहान के साथ आए व्यक्ति को बर्तन ले जाने का इशारा किया। वह सारे बर्तन समेटकर बाहर निकल गया। भागीरथ मल्होत्रा और थापर ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफा चेयर पर बैठते हुए कश लिया। मैं तो चाहता था कि इसी जगह आपके बेटे अमित के साथ रहूं, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, लेकिन यह जगह इतनी सुरक्षित नहीं है। कोई भी बाहरी व्यक्ति अपनी कोशिश में कामयाब हो सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से पहलू बदला। तो फिर? थापर के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। मुझे कोई ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी जो मेरी पसंद के मुताबिक हो और वहां अमित को अपने पास रख सकूं। ऐसी जगह एक दिन में भी मिल सकती है और एक सप्ताह भी लग सकता है। एक सप्ताह? भागीरथ मल्होत्रा के होठों से निकला। तब तक अमित का ध्यान रखेगा कौन? क्षणिक सोच के बाद थापर बोला, तुम्हें कैसी जगह चाहिए? 4-5 कमरों की ऐसी जगह जिसके आसपास का आधा आधा किलोमीटर का हिस्सा खाली हो और हर चीज स्पष्ट नजर आए, देवराज चौहान ने कहा। है मेरे पास ऐसी जगह, भागीरथ मल्होत्रा के होठों से निकला। कहाँ? खंडाला में। वहां मेरा फार्म हाउस है। बीच में बंगला और आसपास खेत है। महीना भर पहले ही खेतों की कटाई हो जाने की वजह से बंगले के आसपास की जगह दूर तक खाली पड़ी है। गुड, वह जगह ठीक रहेगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। वहां कौन कौन रहता है? मेरे कुछ नौकर हैं और फार्म मैनेजर है। आप उन सबको वहां से हटा दीजिए कि 1 महीने तक वहां कोई ना आएगा। मैं अब भी फोन करके उन्हें फार्म हाउस खाली करने को कह देता हूँ, भागीरथ मल्होत्रा ने फौरन कहा। तुम लोगों को वहां किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी यह बता दो, वहां तैयार मिलेगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। जो चाहिए होगा उसका इंतजाम हम खुद कर लेंगे। भागीरथ मल्होत्रा ने बेचैनी से हाथों को रगड़ा। तुम मेरे बेटे को बचा लोगे ना? देवराज चौहान ने भागीरथ मल्होत्रा की आंखों में देखा। ऐसा कोई दावा नहीं किया है मैंने, फिर भी आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। भागीरथ मल्होत्रा ने व्याकुलता से थापर को देखा। थापर ने आंखों ही आंखों में भागीरथ मल्होत्रा को तसल्ली दी, लेकिन जहां औलाद की जिंदगी और मौत का सवाल हो वहां किसी की दी तसल्ली से भी तसल्ली नहीं मिलती। आपका बेटा अमित अभी मेरे साथ आपके खंडाला वाले फार्म हाउस पर जाएगा। महीना भर हम वहां रहेंगे। इस 1 महीने के वक्फे में आप वहां नहीं आएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे, देवराज चौहान ने कहा। क्यों? कोई वहां आए ऐसे में ध्यान बढ़ जाता है, लापरवाही हो जाती है। देवराज चौहान ने शब्दों पर जोर दिया। वहां किसी का आना जाना न हो, तब ही हम आपके बेटे की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, भागीरथ मल्होत्रा ने धीमे स्वर में कहा। मैं वहां नहीं आऊंगा। फार्म हाउस में फोन करके वहां से सबको जाने के लिए कह दीजिए। मैं अभी फोन करता हूँ। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ देवराज चौहान, भागीरथ मल्होत्रा कातर स्वर में बोला। मेरे नहीं, ऊपर वाले के हवाले। मैं तो उसे बचाने की कोशिश करूंगा। देवराज चौहान का स्वर शांत था। भागीरथ मल्होत्रा के चेहरे पर पीड़ा के असीमित भाव नजर आ रहे थे। रूपक लाल चंदोलिया आपके बेटे तक पहुंचने के लिए क्या क्या कर सकता है? उसकी पहुंच कहां तक है? भागीरथ मल्होत्रा के जिस्म में पुनः व्याकुलता की लहर ने उछाल मारी। जब इंसान क्रोध में हो तो वह कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद को पार कर सकता है, और फिर जब इंसान के पास दौलत हो तो तुम समझ ही सकते हो कि वह किस सीमा तक जा सकता है। भागीरथ मल्होत्रा ने धीमे किंतु भारी स्वर में कहा। मुझे अपने बेटे को बचाना है, इसलिए दौलत होते हुए भी मेरे पास सीमित साधन है। अगर मुझे किसी के बेटे को उठवाना होता तो मैं दौलत के दम पर सैकड़ों साधन पैदा कर लेता और हर तरफ से पूरी कोशिश करके अपने शिकार को हासिल करके ही रहता। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं।
रूपक लाल के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो? मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि मुझे रूपक लाल की जरूरत नहीं। मेरा सीधा उससे कोई वास्ता नहीं। उसे अमित की जरूरत है। जो अमित को लेने आएगा, मेरा वास्ता सिर्फ उसके साथ होगा। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता के भाव थे। मेरा काम आपके बेटे को देखना है, रूपक लाल को नहीं। भागीरथ मल्होत्रा ने कुछ न कहा। देवराज चौहान को देखता रहा। देवराज चौहान ने कश लिया। थापर बोला, तुम्हें जितने आदमियों की जरूरत हो मुझे बता दो। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे साथ जगमोहन है, सोहनलाल है, काफी है। क्या? भागीरथ मल्होत्रा ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। तुम 2-3 उस वीरान फार्म हाउस पर रहकर अमित की सुरक्षा कर लोगे? रूपक लाल ने अगर 10 आदमियों को हथियारों के साथ वहां भेज दिया तो? सेठ जी, थापर ने टोका, आप खामोश रहिए। लेकिन मैंने कहा है, आप खामोश रहिए। इस मामले में दखल देने की चेष्टा न करें, थापर ने स्पष्ट रूप से टोका। भागीरथ मल्होत्रा होठ भींचकर रह गया। आपको जो बात करनी हो वह बाद में मुझसे कर लीजिए। कहने के पश्चात थापर देवराज चौहान से बोला, ठीक है, वैसे मेरी मानो तो बाकीलाल राठौर को साथ ले लो। वह बहुत कमाल का आदमी है और बड़े से बड़ा कारनामा कर गुजरने की हिम्मत रखता है। तुम्हारे आने से पहले मैंने यूं ही नहीं बाकीलाल राठौर को अमित के पास रख छोड़ा था। एक आदमी साथ ले लेने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर कहा। आओ। दोनों बगल वाले कमरे में पहुंचे, जहां अमित, जगमोहन और बाकीलाल राठौर मौजूद थे। बाके, जी साहब जी। तुम देवराज चौहान के साथ जाओगे। तुम्हारी नजरों में जो मेरा दर्जा है वही दर्जा देवराज चौहान को हासिल होना चाहिए। बढ़िया गल साहब जी, आपने कहा तुम्हारे को कोई ऐतराज नहीं। तभी दरवाजे पर भागीरथ मल्होत्रा और सोहनलाल नजर आए। अपने पिता को देखकर अमित उठ खड़ा हुआ। पापा, अमित के होठों से परेशानी भरा स्वर निकला। हिम्मत रख बेटे। जबकि भीतर ही भीतर भागीरथ मल्होत्रा की हिम्मत टूटी पड़ी थी। आज से तुम देवराज चौहान के साथ हो। वह तुम्हें रूपक लाल के आदमियों से बचाएगा। अब 1 महीने बाद हम मिलेंगे, अगर यह तुम्हें बचा पाया तो। स्वर में पीड़ा के भाव थे। देवराज चौहान ने अमित को देखा। तुम्हें खंडाला वाले फार्म हाउस का रास्ता तो मालूम होगा? देवराज चौहान ने पूछा। चेहरे पर उलझन के भाव लिया अमित ने सहमति में सिर हिलाया। तो चलो, हम सबको अभी के अभी खंडाला रवाना होना है। 2-4 कपड़े साथ लेने हो तो ले लो। कुछ देर बाद वे सब कार पर खंडाला रवाना हुए। कार को जगमोहन ड्राइव कर रहा था। बगल में देवराज चौहान बैठा था। पिछली सीट पर सोहनलाल और बाकीलाल राठौर के बीच खींचा भरा अमित बैठा था। आदत के मुताबिक हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जरा सी हवा में उछालता हुआ बाकीलाल राठौर बोला, फिक्र ना कर मुंडे, मारे पर भरोसा कर। जो हाथ तेरी तरफ आएगा वट के रख देंगे हम। रूपक लाल चंदोलिया ने दांत भींचकर सामने खड़े व्यक्ति को देखा। चेहरे पर एकाएक उसकी बात सुनकर गुस्सा उभर आया था। मुट्ठी कसकर कुर्सी के हत्थे पर मारी और गुर्राहट के साथ खड़ा हो गया। रूपक लाल चंदोलिया 55 बरस का, 5 फीट का, पतला चुस्त इंसान था। उसके हाव भाव से हर वक्त कुछ घर गुजरने की ललक झलकती थी, जैसे हर काम मिनटों में ही कर डालना चाहता हो। सब्र का दामन थामना तो उसने सीखा ही नहीं था। वह चाहता था कि बात मुंह से निकले और पूरी हो जाए। उसके हर रंग ढंग से दौलत की महक आती थी। यह ठीक था कि उसके पास भागीरथ मल्होत्रा से कम दौलत थी, लेकिन उसकी कम दौलत भी अरब से ज्यादा थी। यह तो वह दौलत थी जो जग जाहिर थी। अगर कहीं छिपा कर भी रखी थी तो वह अलग बात थी। रूपक लाल चंदोलिया ने दोनों हाथ पीठ के पीछे बांधे और सामने खड़े व्यक्ति को कड़वी निगाहों से देखा। तो भागीरथ ने अपने बेटे को बंबई से बाहर भेज दिया, कहते हुए रूपक लाल के दांत भींच गए। जी हाँ, सुजान सिंह भागीरथ के बंगले की निगरानी कर रहा था। उसने अभी अभी मोबाइल फोन पर यह खबर दी है। रूपक लाल चंदोलिया के चेहरे पर दरिंदगी उभरी। नहीं, मेरे बेटे की जान लेकर अब अपने बेटे को छिपाता फिर रहा है वो? कभी नहीं। भागीरथ मेरे हाथों से अपने बेटे को नहीं बचा सकता। मैं अपने हाथों से उसके बेटे को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वह कहीं भी भेज दे अपने बेटे को, बच नहीं सकेगा। वह कहाँ भेजा है? मुंबई के बाहर उसे। सुजान सिंह बता रहा था कि खंडाला वाली सड़क पर जा रही है आगे वाली कार। खंडाला? रूपक लाल का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो हो सकता है कि वह फार्म हाउस वाले बंगले पर जा रहे हो। यह सोचकर जा रहे होंगे कि वहां वह अमित को छिपा लेंगे। अमित के साथ कौन है? वह व्यक्ति 2 पल के लिए खामोश हो गया। क्या हो गया तेरे को? जवाब क्यों नहीं देता सूरज सिंह? रूपक लाल ने दांत किटकिटाकर कहा। सेठ जी, मेरा भाई सुजान सिंह बता रहा था कि कार पर 3 लोग भागीरथ मल्होत्रा के बंगले पर आए और करीब 1-1.5 घंटे बाद अमित को लेकर चल पड़े।
उनके साथ बंगले से भीतर एक और आदमी भी साथ हो गया था। वे सब खतरनाक लग रहे थे। ओह, रूपक लाल चंदोलिया की आंखों में क्रूरता के भाव ना छूटे। समझा समझा। तो अब भागीरथ ने मेरे हाथों से अपने बेटे को बचाने के लिए किराए के आदमी रख लिए हैं। वाह, मजा आ गया। देखते हैं कब तक कैसे बचाता है भागीरथ अपने बेटे अमित को। उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। सुजान सिंह इस बारे में अगली खबर देगा, पहला मौका मिलते ही। इस समय तो वह उस कार के पीछे लगा होगा। सुजान सिंह से बोल दिया था कि ठीक तरह से आगे वाली कार पर नजर रखे। भाई को कुछ कहने की जरूरत नहीं, वह अपना काम बखूबी जानता है। ठीक है। सुजान सिंह की खबर आते ही, फोन आते ही फौरन मुझे बताना, मैं अपने बेडरूम में हूँ। कहने के साथ ही रूपक लाल चंदोलिया कालीन पर पांव पटकता हुआ बाहर निकल गया। वह जानता था कि भागीरथ अपने बेटे को बचाने की पूरी चेष्टा करेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि अमित को उसके हाथों से मरना ही है। दोस्तों, इस बेहद दिलचस्प कहानी यानी हमला को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। इस दिलचस्पी से भरी कहानी का अगला मोड़ शायद फार्म हाउस से शुरू होगा, जहां देवराज चौहान, सोहनलाल, जगमोहन और एक नया किरदार जिसे आप बखूबी जानते हैं, यानी कि बाकेलाल राठौर। इससे आप कई ऑडियो बुक्स में मिल भी चुके हैं। तो ये चारों सुरक्षा में है अमित की, और उधर रूपकलाल चंदोलिया अपने खतरनाक इरादों के साथ अमित की जान लेने पर तुला हुआ है। तो देखते हैं इस दिलचस्प कहानी में क्या मोड़ आता है, और सबसे खास बात, मोना चौधरी इस कहानी में कहां से एंट्री लेगी और उसका इस कहानी में क्या रोल होगा, यह देखना बेहद दिलचस्पी से भरपूर होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इसी तरह की कहानियां आप हमारी मेंबरशिप जोन पर पाते रहते हैं, हासिल करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो अगली मुलाकात होगी आपसे इसके एपिसोड नंबर 3 में।